बच्चों, फिजिक्स क्लास में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। और कल हम लोग गाउस के नियम की बात कर रहे थे। तो गाउस के नियम में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट था गाउस का, उसको हम लोगों ने देखा था। फ्लक्स की बात उसमें आई थी बच्चों। तो फ्लक्स के संदर्भ में हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा की बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर हम देखें, एक साधारण से सूत्र से हम निकाल सकते हैं बीमा और मात्रक, कल चर्चा इसकी हुई थी। तो फाई ई इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि ई डी ए। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे। जब आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे, इसी की सहायता से बच्चों आप इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, वैद्युत फ्लक्स की बीमा बताइए। इंटर में पूछा जाए न पूछा जाए कोई बात नहीं, अगर बोर्ड में नहीं आता है, आगे तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहता है कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा और मात्रक क्या है, या मात्रक क्या है। बीमा नहीं पूछेगा लेकिन मात्रक जरूर पूछेगा बच्चों। तो देखिए, हम ये विद्युत क्षेत्र है, ये फ्लक्स है, फाई ई इज इक्वल टू, इसको हम जानते हैं अच्छे तरीके से। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन बटे कूलम। ये हम बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि नहीं। ये क्षेत्रफल है, तो बच्चों इसका आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए, इसका साधारण सा मात्रक आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। या इसका और हिंदी में अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। इसी कूलाम को अगर ऊपर कर दें तो फिर लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स। क्लियर। ये फ्लक्स का क्या मिल गया, मात्रक मिल गया। इसी तरीके से बच्चों अगर मात्रक मिल गया तो उसकी बीमा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फाई की बीमा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आसानी से और बड़ी सावधानी से आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे इस सूत्र से ही बीमा निकाल लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आप निकाल चुके हैं, और क्षेत्रफल है तो आप जान रहे हैं मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। रखेंगे और आसानी से हमें इसकी बीमा तथा इसके मात्रक मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा कूलाम ये भी आप जानते रहिए, या वोल्ट बटा मीटर ये भी जानते रहिए। कई बार पूछा जाता है तो इसका एक मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी याद रखिएगा, वोल्ट बटा मीटर भी होता है। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, ये बच्चों ये है मीटर स्क्वायर, क्योंकि डीए है क्षेत्रफल और ई का मात्रक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक आपको दिए, वोल्ट बटा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप इससे एक मीटर कैंसिल कर देंगे तो आप देखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, ये फ्लक्स है, फ्लक्स लिखा हुआ है, फाई की बात हम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट बटा मीटर होता है। अगर इसी के साथ एरिया ले लें तो ये मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा बच्चों। तो आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ से आप देखिए, वोल्ट तो आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक होता है, तो आप डायरेक्ट इसकी बीमा लिख सकते हैं ml। देखिए ऊर्जा का सूत्र से हम इसकी बीमा तुरंत सीधा लिख देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि वोल्ट बटा मीटर को अगर रखना चाहें तो हम ई का बीमी सूत्र के रूप में इसको रख के निकाल सकते हैं। यानी आपके सामने एक और मात्रक मिलेगा इसका, फाई का। ये कहलाएगा क्या, फाई इज इक्वल टू वोल्ट इंटू मीटर। जो मात्रक आपको निकालने हैं वो मात्रक आप निकाल सकते हैं, और इन्हीं की सहायता से आप बीमा भी निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ से अगर बीमा निकालनी है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बल का बीमा क्या होता है, ml t-2 मीटर है, जान रहे हैं मीटर का स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा। और ये कूलाम है तो इसका बीमा AT होता है कि नहीं होता है बच्चों। अब आप देखिए ये बल है, क्लियर। देखिए बीमा निकालते समय बहुत ध्यान देंगे, कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए। l की घात 3 हो जाएगा, t की घात 1 घटेगा, तो आप देखिए इसका जो बीमा मिलेगा वो यही मिलेगा, l की घात 3 और t-2 और 1 t इसमें है,
ठीक है, तो ये क्या बना देगा, प्लस माइनस है, -2 में से 1 जाएगा, -1 बचा रहेगा, t माइनस 1 और बचा क्या बच्चों, at एक ए ही बच रहा है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आप देखिए एम्पियर से है, तो आप क्या करेंगे, ए भी रख देंगे, यानी कि आप देखेंगे आपको फाई की जो बीमा है ए इनवर्स में मिलेगी। ये देखिए फ्लक्स की बीमा के हमने बात किया, अभी देखिए बल की बीमा, उसके बाद फिर मीटर स्क्वायर लगा दिए, ml की घात 3 में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए t की पावर में कुछ कहीं मिस्टेक हुआ है, थोड़ा बहुत उसको जरूर ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि हमने इससे देख रहे हैं at को जब बीमा में रखेंगे इस वाले सूत्र से रखेंगे, ये तो मात्रक लिखा हुआ हमने इससे रख दिया है, ये चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ मिस हो गया है, इसको ध्यान देंगे। इससे अगर रख रहे हैं तो ये देखिए वो जो वास्तविक बीमा फाई की है वो इसी से प्राप्त होगी जो इसके बराबर होगी। न्यूटन है तो बल का मात्रक है आप जानते हैं mLt-2 इंटू मीटर स्क्वायर का मतलब बच्चों L स्क्वायर। और अब आगे आप ध्यान देंगे जो AT था नीचे है, कूलाम बट कहाँ है, नीचे है, अर्थात ये AT, ये सही विधि है बीमा निकालने की, इसको सही कर लीजिएगा। इससे आप निकालेंगे तो बीमा डिफर आएगी, कारण क्या है, SI और MKS दोनों हमने लिख दिया है। जब भी हम यूज करेंगे एक ही, जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक मात्रक यूज किया, SI है क्योंकि न्यूटन में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए जब तक हम MKS में नहीं बदलेंगे अगर बीमा निकालते हैं तो बीमाओं में अंतर आ जाता है। मतलब यही है कि एक राशि को देखिए बीमा की विधि के नियम में बताए थे कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तन करते थे, डाइन से न्यूटन में, न्यूटन से डाइन में, सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो स्पष्ट सब कुछ समझ में आएगा। हमें गाउस की प्रमेय भी आज प्रूफ करनी है। तो ये देखिए इसको ऊपर कर दीजिए, इसको जब ऊपर करेंगे तो ये बच्चों देगा mLt-2 और ये क्या है, L स्क्वायर है कि नहीं, ये ऊपर आया तो a की पावर -1 आएगा और t की पावर -1 आएगा। अब देखिए बीमा इसकी जो वास्तविक बीमा है, जो सही विधि से निकाली गई बीमा है, देखिए क्या आ रही, mL की घात 3 और t की पावर -3 और a की पावर -1, ये फाई की बीमा आपको मिल गई। किसकी बीमा मिल गई बच्चों, फाई की बीमा मिल गई। इस बात को आप याद रखेंगे, इसमें कोई किसी से आप इधर क्या है कि या डिस्टर्ब होने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब सूत्र अप्लाई करिएगा तो देखिए बीमा सिर्फ निकाल के याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे 100%। जितनी भी बीमाएं हम पढ़ाए हैं अगर आप उनको याद करते हैं ये कठिन काम हो जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ फार्मूलों की सहायता से इनके बीमा तथा इनके मात्रक जरूर निकाल लेंगे। कक्षा 12 में जितनी भी हम राशियाँ पढ़ा रहे हैं, हर राशि की बीमा और हर राशि का मात्रक आप स्वयं से निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए गाउस के प्रमेय की बात करते हैं अब, क्योंकि फ्लक्स उसमें आएगा और बगैर फ्लक्स के तो हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, फ्लक्स ही निकालना है, इसीलिए हम सोचे कि इसकी बीमा और मात्रक की चर्चा कर लिया जाए। आइए देखते हैं गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय को सिद्ध करते हैं। गाउस की प्रमेय, यह गाउस की प्रमेय क्या कहती है बच्चों, सीधी सी बात है कि गाउस की प्रमेय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं। उस बंद पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया। किसी भी प्रकार का हम एक बंद पृष्ठ ले सकते हैं, वो बंद रहना चाहिए। अगर इनक्लोज नहीं है तो जान लीजिए गाउस का नियम काम नहीं करेगा। गाउस का नियम तभी काम करेगा जब कोई पृष्ठ क्या होगा, इनक्लोज होगा। इनक्लोज का मतलब बंद पृष्ठ होगा। अगर वह बंद पृष्ठ नहीं है तो जान लीजिए गाउस का नियम नहीं लग सकता। और गाउस के नियम में एक सिमेट्री आती है, वह सिमेट्री होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, समान प्रकार का। और कभी भी आप यह याद रखेंगे कि गाउस की प्रमेय में जो बंद पृष्ठ होता है उसके पृष्ठ पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। चार्ज कहाँ पाया जाएगा, उसी के अंदर पाया जाएगा। ये बहुत जरूरी बात बताए हैं आपको, याद रखिएगा कि चार्ज यानी आप कह सकते हैं, आपसे अगर कोई पूछे इफ अ बॉडी इज आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड वेयर situated a charge in the Gauss theorem, then you say that charge is only find out in the center of the given enclosed surface. क्लियर? इसलिए आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि चार्ज हमारा जो भी होगा वो इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। अगर बाहर होगा तो जान लीजिएगा उसका सरफेस, उसका फ्लक्स शून्य आ जाता है। इस बात को विशेष याद रखने की जरूरत है। और यह प्लस क्यू
अगर हम कहें इसका केंद्र क्या है बच्चों, O है, और इसी पर एक चार्ज रखा है प्लस Q, और यहां से इसकी कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, P। गाउस की प्रमेय इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इसलिए आपको बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अगर P बिंदु पर हम क्या निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालने वाले हैं। अर्थात इस यूनिट में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को खूब निकाल रहे हैं, खूब समझ रहे हैं, खूब अंतर देख रहे हैं। इसलिए P बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें बच्चों, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, क्योंकि P बिंदु एक छोटे स्थान पर स्थित है, न कि पूरे सरफेस पर स्थित है। जब पूरे सरफेस के फ्लक्स की बात करेंगे तब पूरा सरफेस की बात किया जाएगा। अभी एक बिंदु का लेके और हम जब एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो पूरे सरफेस को ले लेंगे, और पूरा सरफेस जब ले लेंगे तो हमारा गाउस का प्रमेय लगा देंगे। गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट हमें पता है। चलिए देखते हैं। अब इसी P बिंदु से अगर हम कहें, इसी P बिंदु से क्लियर, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जाए जिसका नाम क्या हो, dA, तो यहां से इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखी जाए तो ये बाहर की ओर E पर होगी, और इन दोनों को बीच हम क्या करेंगे, एक सदिश वेक्टर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो उसी क्षेत्रफल को निकालेंगे और आगे कहेंगे इस बिंदु P के कारण O बिंदु पर एक d ओमेगा का कोण फॉर्म होगा। जब इतना काम हम कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गाउस की प्रमेय इसी इतने चित्र में लिखी हुई है, और इसी इतने चित्र में सिद्ध भी हुई है। सिर्फ आपको ये फिगर याद रखना है, और इसी फिगर से आप क्या कर सकते हैं, गाउस की प्रमेय को बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये d ओमेगा केंद्र पर अंतरित कोण है, इसको हम निकालेंगे बाद में, क्यों, जब जरूरत पड़ेगी तब। आइए देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे बिंदु O पर रखे, कहां, बिंदु O पर रखे। देखिए बच्चों, नोट्स आपके पास जा रही है, उस नोट्स को आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे और यहां समझ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। बिंदु O पर रखे प्लस Q चार्ज के कारण, कौन से, प्लस Q चार्ज या आवेश के कारण क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं इस सूत्र को, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप चाहे CPMT में जाइए, चाहे नीट में जाइए, जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, नीट, CPMT और तमाम सी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें गाउस के नियम को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसके हर क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। जब हमारा इतना काम हो गया तब आगे देखिए, अगर हम इस छोटे से बिंदु DA के लिए देखें तो इस पे गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स फाई बराबर बच्चों क्या होता है, ये भी हम जानते हैं, फाई बराबर होता है E और DA। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो फाई E की बात करेंगे, ये D फाई लेंगे क्योंकि छोटा भाग लिए हैं, जब DA ले रहे हैं तो यहाँ पर ये छोटा भाग लिया गया है, ये क्षेत्रफल, इसको हम D, इससे गुजरने वाले फ्लक्स की बात करेंगे। उसके बाद पूरे ऐसे ये सममित में बढ़ता है, याद रखिएगा, इसमें ये जरूरी होता है, जब एक बिंदु पर निकालेंगे उसी का उस पूरे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पूरे का फ्लक्स आ जाता है। तो देखिए D फाई इज इक्वल टू E DA, तो आप देखिए E का मान यहाँ दिया हुआ है, तो आप देखिए D फाई इज इक्वल टू, आप क्या पुट कर देंगे, E की जगह यही पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² इंटू DA। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब इसको सदिश में देखते हैं तो इसी के साथ इसके कास थीटा, क्यों, कास थीटा को भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई न कोई कोण फॉर्म्ड होगा जो एकांक सदिश के बीच का होगा, इसीलिए यहाँ पर DA के साथ जो क्षेत्रफल हमारा होगा, जो क्षेत्रफल से ये फ्लक्स गुजरेगा वो कास थीटा के टर्म में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, DA और कास थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जब वेक्टर में होता है, देखिए ये जो लिखा हुआ है, अगर इसी को हम और वेक्टर हटा के अगर इसका यूनिट वेक्टर ले लें तो ये देता क्या है, E देगा, और DA कास
थीटा मिल जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कास थीटा, और ई का मान हमने इतना रख दिया, हमें ये मिल गया। इसको समीकरण नंबर बच्चों आप 2 बना लेंगे। जब हमारा इतना काम हो गया बच्चों, तो आप अब आगे देखिए हमें करना क्या है, बहुत आसान सा काम करना है। यदि न्यूनतम क्षेत्रफल डीए द्वारा अगर अंतरित कोण घन की बात हमने कहा था ना, ये जो कोण यहाँ पर अंतरित होगा वो कितना होगा, उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज को आप समझ लिए हैं कि नहीं। पहले तो हमने क्या किया, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फाइंड आउट किया। उसके बाद एक छोटा सा क्षेत्रफल लेके उस क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स की बात कर लिया, और जब हम कोण निकाल लेंगे तो पूरे फ्लक्स का मतलब क्या है, यही फाई कर देंगे और एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। इंटीग्रेशन का वो दिखाता है फाई की समाकलन किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डी फाई बराबर हमें जो समीकरण मिला है इसको अच्छे से याद रखेंगे। और आगे अगर आप देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा चित्र नहीं मिटाएंगे, इसी को हटाएंगे। आगे देखिए, अब हम अल्पतम उस कोण की बात करें जो कोण केंद्र पर अंतरित हो रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है। तो आप देखिए यह कोण डी ओमेगा है, और चाप बराबर कोण बटा त्रिज्या। आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो अगर देखिए डी ओमेगा बराबर आप क्या लिखेंगे, कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, डी ए कास थीटा, और त्रिज्या इसकी क्या है, त्रिज्या का मतलब जो इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की आप पहले ही मान लेंगे क्या, आर ले लेंगे। तो वही जो आर दूरी है वही उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यही यहाँ से ये देखिए इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो होगी यही आर, देखिए मध्य बिंदु पर है, इसीलिए इसको हम क्या लेंगे, आर ले लेंगे। अर्थात डी ओमेगा बराबर, ये घन कोण को ही बता रहा है, घन कोण, रेडियन, स्टेरेडियन सब 11 में पढ़ाए और सब मात्रक बताए जा चुके हैं। डी ओमेगा बराबर आप देखिए क्या मिलेगा, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। जब हमारा काम इतना हो गया तो आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए अब समीकरण नंबर 2 को बड़ी सावधानी से देखिए, लिखा हुआ है आपके सामने। समीकरण नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, अर्थात हम इसके स्थान पर डी ओमेगा रख सकते हैं। अर्थात अगर डी फाई ई की बात करें, ई भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। डी फाई ई बराबर अगर देखें तो ये टर्म इसमें है, देखिए डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर, इसी की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा मिल गया कि नहीं। अब डी ओमेगा मिल गया तो डी ओमेगा के टर्म में इसको एक नया समीकरण दे देंगे, और उसी की सहायता से हम क्या करेंगे बच्चों, उसका परिणाम हमारे सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये देखिए एक पॉइंट के लिए था, एक बिंदु चार्ज के एक बिंदु के लिए हमने लिया था। इस पूरे अगर गॉसियन सरफेस की बात करें, ये जो गॉसियन सरफेस बना हुआ है इस पूरे की अगर हम बात करें तो पूरे के लिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू, इसके लिए एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। ये पूरे समेशन या पूरे का मतलब आपको 11th में बता चुके हैं, ये चिन्ह ही, इस चिन्ह का मतलब ही होता है प्रत्येक बिंदु पर जो फ्लक्स होगा उस मान को अगर हम देखेंगे तो यही फाई लग जाएगा। सरफेस पर लगाएंगे, यस भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण सरफेस की बात करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिल रहा है डी फाई ई, इसी का पूरा लगा देंगे तो ये क्या देगा, डी फाई ई देगा, और डी फाई ई का मान इसमें पुट कर दीजिए तो आपको फाई ई मिल जाएगा। ये क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस, ठीक है, और डी फाई ई का मान यही पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड क्यू इंटू डी ओमेगा। इतना मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों। आगे इसी में नोट में आप लिख सकते हैं, ये एक नोट लिख दीजिएगा, डी मतलब कि फाई, अगर इस टर्म को, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो ये मिलेगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपान भी लिख सकते हैं या क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो चीज़ें कॉमन थे उसको हमने निकाल दिया, और बचा हुआ टर्म क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। क्योंकि ये तो पहले फाइंड आउट हैं, इसकी ज़रूरत है, हमें इसी को देखना है। ये क्या है, इस पूरे पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ का क्या है,
इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का उस प्रत्येक बिंदु का क्या है, संपूर्ण बंद पृष्ठ ए के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण है। अब इसका कोण का मान अगर हम देखें तो 4 पाई होगा, क्योंकि ये पूरा कितना होगा, डी ओमेगा, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं डी, या लिख सकते हैं फाई डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। यही पुट कर देंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि जो परिणाम मिलेगा वह हमें क्या मिलेगा, वह हम देखेंगे वह हमें मिलेगा क्या बच्चों, वह मिलेगा गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। आप देख सकते हैं डी ओमेगा की तरह इसी को याद रखिए, बस आगे आपका काम और आसान हो गया है। और आपके सामने गॉस प्रमेय मिलने वाली है जो बहुत ही जरूरी है। कारण क्या है, बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे आपको आज ही मिल जा रहा है, बस आप इसको तैयार रखिएगा, देखिएगा ये 3 नंबर या 5 नंबर जरूर आपको प्रदान करेगा। तो आगे देखिए फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, ये मिला Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आप डी इसका मान 4 पाई है रख दीजिए इसमें, तो ये देखिए 4 पाई मिल गया। 4 पाई है क्या, ये आप जानते रहिएगा कि केंद्र O पर अंतरित कोण डी ओमेगा है, और उसका पूरा मान अगर वृत्त के लिए देखा जाए तो 4 पाई ही होता है बच्चों, पाई 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 4 पाई। क्लियर, इसको याद रखिएगा। तो ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और समस्त वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या मिला बच्चों, ये मिल गया आपको Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी क्या है बच्चों, ये गाउस की प्रमेय के नाम से जानी जाती है। गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट ही यही था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर स्थित समस्त बिंदु आवेशों के योग का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है बच्चों। इसी गाउस की प्रमेय का यह स्टेटमेंट आपके सामने किस प्रकार से प्रूफ करना है वो आपके सामने प्रूफ हो चुका है। बस आपको जैसे लिखा गया है वैसे आप मान के इसको लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इसके अनुप्रयोग की बात की जाएगी। जब इसके अनुप्रयोग की बात की जाएगी बच्चों तो इसके अनुप्रयोग में भी हम 2 केस देखेंगे। आज अनुप्रयोग की बात नहीं करेंगे, अनुप्रयोग की बात अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। लेकिन आप इसको जरूर तैयार रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स की बीमा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं, गाउस की प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन, और गाउस के नियम का जो व्याख्या था, जो प्रूफ था, वो आपके सामने दिखाया गया। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इसको जरूर तैयार रखिएगा।